हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए पिछले साल के पेपर्स का सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत 2021 के दोनों शिफ्ट में हुए पेपर, 2022 के 2 शिफ्ट में पेपर हुए और 2023 में भी आपके 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। यानी आपके टोटल जो पेपर हो चुके हैं वो आपके 8 पेपर हो चुके हैं। उन सब का सॉल्यूशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। आपके पेपर का सॉल्यूशन हम शिफ्ट वाइज करेंगे कि शिफ्ट पहली में कौन सा पेपर आया था, दूसरी वाइज में कौन सा पेपर आया है, किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जितने भी आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें से आपके 40 क्वेश्चन जो कि जीएस के हैं वो एज इट इज़ रखे गए हैं, और जो 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के हैं उन्होंने हमने क्या कर दिया, उनको रिमूव कर दिया और उनकी जगह पर हमने अपना इनपुट उसमें ऐड किया गया है, जो कि आपके सेम पैटर्न पर, जो कि 2025 का सिलेबस दे रखा है, उस पैटर्न पर हमने उनको सेव किया हुआ है। उन्हीं का हमको सॉल्यूशन करना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है। मात्र आपके 2 से लेकर 5 तारीख तक का ही समय बचा है, जिसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। तो आप जब इन पेपर्स को देखोगे, किस तरह के क्वेश्चन आपके 3 साल में पूछे गए हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जब आप पेपर करने बैठोगे 6 या 7 तारीख में, तो आप इजीली उनको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, जिससे कि वो भी जो आपका 6 और 7 तारीख में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं, कंडक्ट करने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके, एक आइडिया लग सके। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई हमें सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उनमें जाकर कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस पेपर का पहला क्वेश्चन, जो सॉल्यूशन कौन से पेपर का है। सॉल्यूशन है आपके 2022 में हुई शिफ्ट पहली का आपका सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? ताम्र पाषाण युग में, प्रापाषाण युग में, नवपाषाण युग में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ताम्र पाषाण युग में सर्वप्रथम तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि पहली बार मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तब भी आपका आंसर तांबा ही रहेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? कश्मीर, वैशाली, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पैट में आने ही आने हैं। किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था प्रथम बार, पहली बार? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजगीर में आपका प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में आपकी प्रथम बौद्ध संगति, इससे मिलाकर आपकी टोटल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था, जिसमें आपकी पहली का आयोजन किया गया था राजगीर में, दूसरी का आयोजन किया गया था आपके वैशाली में, तीसरी का आयोजन किया गया था आपके पाटलिपुत्र में, और सबसे लास्ट जो 4th है उसका आयोजन किया गया था आपके कश्मीर में। अब ये किन किन के शासनकाल में आपकी आयोजित की गई थी वो भी देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पहली का जो आयोजन किया गया था उस समय राजा कौन था? तो उस समय राजा था आपका अजातशत्रु। दूसरी आयोजित वैशाली में की गई थी, उस समय राजा कौन था? तो उस समय था आपका कालाशोक। तीसरी आपकी सम्राट अशोक के समय में आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी आपकी आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो सही इस प्रकार होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? तो देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य 2 बार हो चुका है, इसको चेंज कर लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा समुद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किनका नाम देवनाम प्रियदर्शी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी है। इसका मतलब आंसर होता है देवों का प्रिय। सम्राट अशोक कौन था? तो सम्राट अशोक आपके चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था, यानी इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था आपका बिंदुसार।
चक्रवर्ती राजा आपका कहलाता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो इम्पोर्टेंट है। 13वें शिलालेख सबसे खासकर आपका इम्पोर्टेंट है और कई बार आपका पूछा जाता है। 13वें शिलालेख में ही आपके जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका वर्णन उसके अंतर्गत आपका किया गया है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। संगमरमर पर पियत्रा द्योरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस शासक के समय बहुत लोकप्रिय था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है। संगमरमर पर एक डिजाइन की जाती है, इसे हम पेट्रोधोरा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है रंगीन पत्थर पर जड़ाई करना या कढ़ाई करना। ये किसके समय आपके सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। शाहजहां के शासनकाल में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी आपकी। बात करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा है, इम्पोर्टेंट है इसका शासनकाल भी। तो इसका शासनकाल रहा था आपके 1628 से लेकर 1656 तक। इसके बाद में औरंगजेब शासनकाल राजा बन गया था। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई बिल्डिंग्स के नाम भी देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनके द्वारा बनवाई गई एक जो बिल्डिंग है वो है ताजमहल, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शाहजहां। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में निम्नलिखित में किसका शासन था? अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर सिकंदर लोधी? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का राजा कौन था या भारत में शासन किसका था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 अकबर का। अब देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। जबकि भारत में आपके अकबर का शासनकाल कब से कब तक का है, तो अकबर का शासनकाल है आपके 1556 से लेकर 1605 का। इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको बिना देखे ही टिक कर देना है, अकबर का शासनकाल था भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई है 31 दिसंबर 1600 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? आचार्य विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है भूदान ग्राम आंदोलन किसके द्वारा आपका प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आचार्य विनोबा भावे के द्वारा आपका भूदान ग्राम आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था इनके द्वारा? तो भारत जब स्वतंत्र हो गया था 1951 में इसका प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत जो आपके बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास आपकी बहुत सारी ज़मीन थी, उनको आपका दान पुण्य करने के लिए बोला गया था कि आप अपनी ज़मीन को गरीबों में दान कर दीजिए, बांट दीजिए, जिससे कि लोगों में इक्वलिटी आ सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आचार्य विनोबा भावे। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है दांडी नमक यात्रा की। उसमें आपके सामाजिक कर्ता का नाम पूछा जा रहा है जिसने ये सलाह दी थी कि इस आंदोलन को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 कमला देवी चट्टोपाध्याय ने रिक्वेस्ट की थी महात्मा गांधी से कि आपके नमक दांडी यात्रा में महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाए। बात करते हैं दांडी नमक यात्रा कब हुई थी, तो ये हुई थी 1930 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्न में से किस क्रांति के साथ हुई थी? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस क्रांति या प्रथम विश्व, यहाँ पे विश्व युद्ध होगा। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है स्वतंत्रता, किस क्रांति में हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 फ्रांस की क्रांति। बात करते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई है आपकी 14 जुलाई
1789, इस डेट को भी आप याद रखेंगे। फ्रांस की क्रांति हुई है। जबकि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी आपकी 1917 में। इम्पोर्टेंट है आपकी फ्रांस की क्रांति। इसी क्रांति के समय आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनकी बात की गई थी, अपने अधिकारों की बात की गई थी। जन्मसिद्ध अधिकार ना होकर आपके क्या है, कर्म के अधिकार की बात की गई थी। जो लोगों को जन्म से अधिकार मिले हों, जैसे हवा का अधिकार, पानी का अधिकार, जीने का अधिकार, मौलिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व कहाँ पे किया गया था? सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में, जो हुई थी 14 जुलाई 1789 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सरकार की निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1937, भारत सरकार अधिनियम इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है मुंबई प्रेसिडेंसी से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था, किस अधिनियम के कारण हुआ था? जो मतलब आज का मुंबई है उसमें आपका जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत कहाँ पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में है। तो ये कब अलग राज्य बना था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मुंबई को सिंध प्रांत को मुंबई से अलग करके नया प्रांत बनाया गया था। सिंध प्रांत की वर्तमान में लोकेशन कहाँ पर है? तो ये आपके वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। बात की जाती है सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया कहाँ था? तो अगर प्लेस का नाम पूछा जाता है तो आंसर करेंगे आप सिंगापुर। सिंगापुर में इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। अब बात करते हैं अदर की। तो महात्मा गांधी का जो फेमस आपका स्लोगन है वो है आपका डू और डाई। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट अक्सर करके आता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के मध्य स्थित है? नेपाल और तिब्बत, भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नेपाल और तिब्बत के मध्य स्थित है माउंट एवरेस्ट की चोटी, जो कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट है। कितनी हाइट है इसकी? तो ये है 8,848.50 मीटर की इसकी हाइट है। हो सकता है ऑप्शन में आपका 0.50 ना दे रखा हो, तब भी आंसर आप 8,848 मीटर लगाकर आएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नेपाल और तिब्बत। निम्नलिखित में से अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता से जुड़ा निम्न तापमान, निम्न आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न आर्द्रता से जुड़ा निम्न तापमान? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर है आपका हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च आर्द्रता के साथ में जुड़ा उच्च तापमान। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे या फिर 6 घंटे? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? IST की बात की जा रही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 5.5 घंटे आगे है आपका भारत का मानक समय। अब भारत के मानक समय की बात करते हैं तो कौन से देशांतर पर भारत का मानक समय लिया गया है? क्योंकि जो आपका ग्रीनविच मध्य समय है वो कौन से देशांतर पर है? तो ये आपका 0 देशांतर पर है। जबकि भारत का आपका जो मानक समय है वो कौन से देशांतर पर है? तो वो है आपके 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। इतना ही आपका अंतर है भारत के समय और ग्रीनविच मध्य समय के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? पानी की उपलब्धता, औद्योगिकरण, बाजार निर्माण या कारखाने की संख्या बढ़ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। जब आपका इकोनॉमी से रिलेटेड बात होती है तो उसमें आएगा सही आंसर पानी की उपलब्धता, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो आपकी पैसा लगेगा ही लगेगा, इकोनॉमी लगेगी ही लगेगी। इसी तरह से आपके बाजार निर्माण, इसी तरह से आपके कारखाने की संख्या बढ़ाओगे तो पैसा लगेगा ही लगेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पूछा गया आर्थिक कारक नहीं है तो वो है पानी की उपलब्धता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी या फिर महानदी। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है या सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? वो है आपकी आंसर नंबर 2 कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि कोसी नदी में आपकी एक तो रीज़न है बाढ़। क्या है? रीज़न बाढ़ है। दूसरा इसका जो आपका परिवर्तन होता है, क्या है, जो रास्ता परिवर्तन होता है जिससे कि आपके जन मान धन की हानि होती है, इसलिए हम कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? योजना आयोग, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, क्या है, पंचवर्षीय योजना होती हैं, अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 राष्ट्रीय विकास परिषद। अब बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपके 1951 में। पहली आपकी 5 ईयर प्लान आपका प्रारंभ हुआ था आपका कब? 1951 में। लेकिन ये आते आते आपके 2012 से लेकर 2017 तक जो आपकी ये लास्ट 5 ईयर प्लान था आपका, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको बाद में बंद कर दिया गया। टोटल कितने हो गए थे आपकी? 12 आपकी 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट हो गए थे। उनका निर्माण योजना आयोग के द्वारा किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से अनुमति किसके दी जाती थी? एनडीसी के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से होती हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होंगी, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज की बात की जा रही है, प्रारंभिक स्टेज की बात की जा रही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है आपकी एग्रीकल्चर से जुड़े सभी जितने भी उद्योग हैं, क्योंकि यहाँ से ही आपको रॉ मटेरियल मिलेगा और रॉ मटेरियल से ही जितने भी आपके इंडस्ट्री हैं वो डेवलप करती हैं। तो प्राथमिक चरणों में गतिविधियाँ जो संबंधित होती हैं वो होंगी आपकी प्राथमिक क्षेत्र से। जबकि द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? तो वहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो रॉ मटेरियल आता है उसको हम फाइन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तृतीय क्षेत्र आपका सर्विस सेक्टर कहलाता है, क्योंकि यहाँ से हमें सर्विस प्राप्त होती है। यहाँ पर जो फाइन प्रोडक्ट आता है उसकी हम सेलिंग या बाइंग करते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो आर्थिक क्रियाएं वो 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए या विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चरणों की गतिविधि कौन सी होगी? तो वो है ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? पानी की उपलब्धता, खेत से बाजार तक यातायात की सुविधा, बिजली की सुविधा या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है हरित क्रांति की रणनीति की कौन सा हिस्सा था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से सभी, जो कि आपके हैं पानी की उपलब्धता, खेत से बाजार के यातायात की सुविधा और बिजली की उपलब्धता। ये ये तीनों ही ऑप्शन आपके सम्मिलित थे हरित क्रांति के अंतर्गत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं हरित क्रांति भारत में कब प्रारंभ की गई थी? तो हरित क्रांति भारत में प्रारंभ हुई थी आपकी
1966 से 67 ईस्वी के मध्य में। भारत में आपके फादर ऑफ एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है, कृषि का पिता किसे कहा जाता है, तो M.S. स्वामीनाथन को एग्रीकल्चर फादर ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। स्वामीनाथन के अगर बारे में बात करते हैं तो ये इंडिया के टर्म्स में ही सही होगा आंसर के, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो लेकिन अगर मैं वर्ल्ड के एग्रीकल्चर की बात करूँ कि फादर कौन कहलाते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं वर्ल्ड के। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, सिडबी, IDBI, ICICI, HDFC। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन आपकी वाणिज्यिक बैंक अर्थात आपकी कॉमर्शियल बैंक नहीं है। कॉमर्शियल वर्ड शब्द भी आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब आपको कोई शब्द समझ में ना आए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर दे रखा होता है, आप इंग्लिश वर्जन को देख सकते हैं जहाँ से कि क्वेश्चन हमें अंडरस्टैंड हो जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिडबी आपकी कॉमर्शियल बैंक नहीं है, क्योंकि जो सिडबी है वो क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, जबकि ना कि वो कॉमर्शियली पैसा कमाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया, वैधानिक निगम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद में किस एक विशेष कानून के द्वारा स्थापित किया गया था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो देखिए बात किसकी की जा रही है, भारत के संघ कार्यकारिणी की बात की जा रही है, सेंट्रल की बात की जा रही है। इनमें से कौन सा आपका शामिल नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, राज्यों के मुख्यमंत्री आपके संघ कार्यप्रणाली का हिस्सा नहीं होते हैं, जबकि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति इसके सम्मिलित होते हैं। संघ की कार्यप्रणाली का जो प्रमुख माना जाता है वो कौन होता है, तो संवैधानिक प्रमुख की मैं बात कर रहा हूँ तो वो है आपका राष्ट्रपति। लेकिन अगर मैं वास्तविकता की बात करें कि सर वास्तविक कौन होता है, कौन इसके काम वगैरह करता है, तो वास्तविक तो आपका माना जाता है PM। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है, किसके पास शक्ति है इन्हें लागू करने की, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास ऐसी शक्ति होती है जो कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत आदेश दे सकता है या डिक्री जारी कर सकता है, तो आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय इसके थ्रू आपका आदेश जारी कर सकता है। वहीं आपका उच्च न्यायालय की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 226, तो ये भी 226 के अनुसार आपकी डिक्री जारी कर सकता है अब मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में मौलिक अधिकार कितने थे, तो स्टार्टिंग में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन बाद में वर्तमान में कितने रह गए, 6 मौलिक अधिकार हैं। इनका वर्णन कहाँ पे किया गया भारतीय संविधान में, तो भारत के संविधान के पार्ट नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो आर्टिकल नंबर जब आप पढ़ोगे 12 से लेकर 35 तक, तो इसमें आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है या कार्य करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है।
बात करते हैं गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय किसके अधीन है, या किस मतलब गृह मंत्रालय के कौन मंत्री हैं आपके, गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री हैं आपके वर्तमान में अमित शाह। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा या फिर संसद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। संसद को किसी भी क्षेत्र में या केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य प्रदेश में कहीं पे भी आपके उच्च न्यायालय को स्थापित करने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि संसद ही आपकी क्या है, वास्तविक कानून निर्माण करने वाली एक संस्था है, जो कि भारत में सबसे उच्च संस्था यही है। बात करते हैं वर्तमान में उच्चतम यानी यूटी की, यूनियन टेरिटरी भारत में कितने हैं, तो वो 8 दे रखे हैं। टोटल आपके हाई कोर्ट कितने हैं आपके भारत में, तो टोटल हाई कोर्ट है करंट में, उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है आपके 25। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पहले ही कई बार पूछा गया है कि वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, तो वो 25 हैं। हाई कोर्ट को डेमोलाइज करने का, स्थापना करने का अधिकार किसको है, संसद को है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 340। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन करने का बारे में वर्णन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान दिया गया है। अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है आपके दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, इसके जो जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अदर ऑप्शन देख लीजिए। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 280 संबंधित है आपके वित्त आयोग से, राष्ट्रीय वित्त आयोग कहेंगे हम जिसे। 3 से 15 किससे संबंधित है, तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है आपका। इस तरह से ये अनुच्छेद भी आपको लर्न करने हैं। जबकि 340 किससे संबंधित है, तो ये आपका भाषा से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, दूरी पर, तापमान पर, तरंग दैर्ध्य पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर आपका निर्भर करता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। जितना जैसा तापमान टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपका, उतना ही आपके तारों का रंग आपका लाइट होगा, या फिर ग्रीन जैसा भी आपका रंग परिवर्तन होना ही होना है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दूरी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से लेना देना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैस, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस की जगह पे कर लीजिए कारक, क्या कर लीजिए, कौन सा कारक है आपका जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, तो वो है आपका ग्रीन हाउस गैसेस। तो सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसें आती हैं, तो नंबर 1 आपका CO2 आती है, दूसरी आपकी मेथेन आती है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सभी हैं आपकी, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक जो देखिए जैसे ये अर्थ है आपकी, और मान के चलिए कि इसके चारों तरफ एक आपका गैसेस की लेयर बन गई। अगर लेयर बन जाएगी तो जो आपके टेम्परेचर एब्जर्व करेगी अर्थ, वो बाहर नहीं जा पाएगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी चीज़ को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कौन सी बढ़ाती है सबसे ज़्यादा, CO2। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रीन हाउस गैस।
निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, छोटी आंत, यकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए ये छोटी आंत कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फेफड़े को सबसे ज़्यादा आपका निमोनिया प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक रेशा नहीं है? नायलॉन, कॉटन, बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सा आपका वानस्पतिक रेशा नहीं है, यानी नेचुरल नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नायलॉन आपका वानस्पतिक रेशा नहीं है। तो नायलॉन कैसा रेशा है? तो ये आपका सिंथेटिक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट्स हैं आपके। जबकि कॉटन आपका नेचुरल है, दूसरा आपका जूट भी क्या है? आपका नेचुरल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नायलॉन। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? सेलुलोज, प्रोटीन, कैरोटीन या फिर वसा। तो देखिए आपके यहाँ पे क्या, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पहले भी कई बार ये रिपीट हो चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेलुलोज की ये बनी होती है। यही एक ऐसी लेयर होती है जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपकी क्या करती है? डिफ्रेंशिएट क्रिएट करती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में आपकी नहीं पाई जाती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेलुलोज। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इजराइल, यूएसए, इंडिया या फिर चाइना। तो देखिए निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। इजराइल देश आजकल खूब ज़्यादा चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, क्योंकि इजराइल वर्सेस आपका जो ईरान है काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही है स्टार्टिंग में। दूसरा आपका जो फ़िलिस्तीन का मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखिएगा। इजराइल से संबंधित कोई भी आप कंसेप्ट वाइज पढ़ लीजिएगा, इजराइल से संबंधित क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? यूएई, भूटान, नेपाल, चाइना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूनाइटेड अरब अमीरात आपका भारत का पड़ोसी देश नहीं है। जबकि आपका भूटान, नेपाल और चीन तीनों ही आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आपके 3 हो गए, भूटान, नेपाल, चाइना। तीसरा है चौथा है आपका म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी तरह से आपका बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, इन 7 आपके जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत का बॉर्डर शेयर होता है। क्या है? बॉर्डर शेयर होता है। लेकिन भारत के 2 और पड़ोसी देश माने जाते हैं, जिसमें आपका श्रीलंका है और आपका मालदीव है। ये दोनों ही आपके हिंद महासागर में स्थित हैं। इनसे हमारा बॉर्डर शेयर नहीं होता है, ये पानी के थ्रू हमसे मिलते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरियट फॉरेंट, हंगरी डॉलर, हंगरी रुपया, अमेरिकी डॉलर। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही थी हंगरी की, कि हंगरी की मुद्रा क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हंगेरियन फॉरेंट आपकी हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। अब बात करते हैं हंगरी की। तो हंगरी क्या है आपका? हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनी भारत की पहली राज्य का नाम बताइए, या बना भारत का पहला राज्य बताइए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल।
तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब किया गया था। तो भाषा के आधार पर इसका गठन 1953 में किया गया था। ये आपका पहला ऐसा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर आपका डिवाइडेड हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो देखिए आप कंसेप्ट वाइज आपको समझना है। लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 25 वर्ष की आयु में आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि अदर ऑप्शन देख लीजिए, 35 मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए। ध्यान रखना ये आपकी मिनिमम एज का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो 35 की एज मिनिमम होनी चाहिए आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए, या फिर अगर आप गवर्नर बन रहे हैं किसी भी राज्य के तब भी आपकी मिनिमम 35 होनी चाहिए। 30 साल अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, राज्यसभा का या फिर विधान परिषद का, तो वहाँ पर आपकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पंचायत में हैं और वहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, या तो वार्ड मेंबर बनना चाहते हैं या फिर सरपंच बनना चाहते हैं, तो आपकी मिनिमम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। लेकिन अगर मैं वोट देने की बात करूं कि वोटिंग की सर आयु कितनी रहेगी, तो वोटिंग की आयु रहेगी आपकी मिनिमम 18 साल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 22 मई, 22 अप्रैल, 22 मार्च या फिर 5 जून। तो देखिए बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की कि किस तिथि को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। तो 22 अप्रैल को क्या किया जाता है। तो 22 अप्रैल को आपका अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च को क्या किया जाता है। तो वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, आपका विश्व जल दिवस। इसी तरह से आपका 5 जून को एनवायरनमेंट डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इनको आपको लर्न करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 22 मई, 22 अप्रैल, 22 मार्च में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। असम, मिजोरम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप, किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। अब माजुली द्वीप असम राज्य में किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, असम राज्य। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो देखिए यहाँ बात की जा रही है नौटंकी की कि नौटंकी आपका किस राज्य का लोक नृत्य है। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उत्तर प्रदेश में नौटंकी लोक नृत्य है। बेसिकली नौटंकी आपका किस क्षेत्र में फेमस है। तो ये आपके वेस्ट यूपी में आपका फेमस है। जैसे आपका मेरठ वाला क्षेत्र हो गया, आगरा वाला क्षेत्र है आपका, और मैनपुरी भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जब इन क्षेत्रों में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे नौटंकी होती हुई मिल जाएगी। हाथरस भी इसमें इंक्लूड है, यानी आपका बेस्ट जो यूपी है नौटंकी वहाँ पर होता है। अदर राज्य देख लीजिए। तो अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपका गिद्धा होता है, भांगड़ा होता है आपका। इन दो राज्य पंजाब से इन दो को लर्न कर लीजिए। गुजरात का गरबा फेमस है, उसको लर्न कर लीजिए। बिहार में आपका फगुआ होता है, तो ये भी आपको लर्न करने हैं, ध्यान रखना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर नीदरलैंड।
तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है इम्पोर्टेंट पुस्तक है पावर्स ऑफ द माइंड किसके द्वारा लिखी गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी विवेकानंद के जी के द्वारा आपकी पावर ऑफ द माइंड पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर होगा सही 1। अदर भी ऑप्शन देख लीजिए क्योंकि दयानंद सरस्वती के द्वारा भी पुस्तक काफ़ी बार पूछी जाती है। सत्यार्थ प्रकाश, इनकी जो पुस्तक है कई बार पूछी गई है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राममोहन रॉय कौन है, तो वो आपके आधुनिक भारत के अग्रदूत माने जाते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और ये जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है आपकी सती प्रथा के लिए कि इन्होंने सती प्रथा को बैन कराया था 1828-29 में। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कई पुस्तकें ऐसी लिखी गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। नंबर 1 पे बात कर लेते हैं अपन गीतांजलि की। अब गीतांजलि की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है लिटरेचर में। यानी जो आपकी गीतांजलि है इसको भी आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में वो है ये है कि उन्होंने ही हमारे भारत का जन गण मन आदि लिखा है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, यानी जो राष्ट्रगान है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी विवेकानंद के द्वारा पावर ऑफ द माइंड लिखी गई है। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्रिएचर चेंज या उपरोक्त में से कोई नहीं। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत ही गंभीर मुद्रा से ये देखना है कि कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है। स्टार्टिंग के 2-3 शब्दों को पढ़कर आपको टिक नहीं करना है क्योंकि माइनर से डिफरेंस होता है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑप्शन नंबर तो आपका 1 सही है। चेंजेस देख लीजिए क्योंकि दूसरे बारे में नेशनल आ रहा है, तीसरे बारे में क्रिएचर आ रहा है, जबकि सही आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। सही है ऑप्शन नंबर 1। जीवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हुमा कुरैशी, सुधा मूर्ति, ट्विंकल खन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जीवा एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये पुस्तक लिखी गई है हुमा कुरैशी के द्वारा। हुमा कुरैशी कौन है, तो ये आपकी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब ये जो पुस्तक लिखी गई है जीवा एक करेक्टर है, इमेजिनरी करेक्टर है आपका, जिसमें आपकी सुपर पावर होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर एक पुस्तक और याद कर लीजिएगा, सुधा मूर्ति जी की एक पुस्तक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अ सर्कल ऑफ लाइफ। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये आपकी पूछ ली गई है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ आयोजित की गई। रूस, भारत, चीन या फिर जापान। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है एससीओ शिखर सम्मेलन की, कि इसकी बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इसकी बैठक चीन में आयोजित की गई है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। इसे हम शंघाई सहयोग संगठन भी कहते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में एससीओ कहते हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है एससीओ का, तो एससीओ का हेड क्वार्टर है आपके बीजिंग में, यानी चाइना में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन सी टीम रही। दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का
विजेता कौन सी टीम रही है? तो पहली बार आपकी जीती है दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जबकि आपको किसको हरा कर जीती है? तो ये जीती है आपके ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया टीम रही है आपकी रनर अप। बात करते हैं कैप्टन्स की। तो आपका कैप्टन कौन रहा है अफ्रीका का? तो वो है आपके टेम्बा बमूमा। इनकी कैप्टेंसी में ही आपकी ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है इन लोगों ने। और इसके कौन थे? तो पैट कमिंस थे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था? तो प्लेयर ऑफ द मैच रहा था आपका एडन मार्करम। इन्होंने ही आपके सेकंड इनिंग में 100 बनाए थे, यानी इन्होंने एक शतक भी लगाया है इस फाइनल मैच में। फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था? तो फाइनल मैच खेला गया है आप एक सेकंड सॉरी फाइनल मैच आपका कहाँ पर खेला गया था? तो फाइनल मैच खेला गया था आपके लॉर्ड ग्राउंड में। और लॉर्ड ग्राउंड कहाँ पर है? तो ये है आपके इंग्लैंड में। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का जो 3rd एडिशन है उसका विजेता टीम रही है आपकी दक्षिण अफ्रीका। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है? अमर अब्दुल्ला, नायब सिंह सैनी, भजन लाल शर्मा या फिर रेखा गुप्ता? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बना है, क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री आपके बने हैं ये 2024 और 25 में ही सब के सब बने हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। उमर अब्दुल्ला आपके जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। जबकि नायब सिंह सैनी कहाँ के हैं? तो नायब सिंह सैनी आपके हरियाणा राज्य के हैं। भजनलाल शर्मा आपके कहाँ के हैं? तो ये राजस्थान से बने हैं। और आपके दिल्ली में तो आपकी कौन बनी है? रेखा गुप्ता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उमर अब्दुल्ला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज या फिर कानपुर? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि किस जिले में राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के स्थापित करने की घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर जिले में आपके राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन गैस संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। जापान की मुद्रा क्या है? रूबल, डॉलर, येन या फिर युआन? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जापान के बारे में कि इसकी मुद्रा क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 येन आपकी जापान की मुद्रा है। जबकि अदर ऑप्शन भी देख लीजिए। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो ये आपके रूस की मुद्रा है। डॉलर कहाँ की मुद्रा है? तो ये नॉर्मली अमेरिका की मानी जाती है, अमेरिकन करेंसी है आपकी। और युआन आपकी चाइना की करेंसी है। बात कर रहे थे जापान की मुद्रा की, तो वो है येन। जापान एशियन कंट्री है। इसकी राजधानी भी पूछ ली जाती है, तो राजधानी है आपकी टोक्यो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपकी राजधानी दे रखी है, दूसरी तरफ आपके देश दे रखे हैं। इसमें से आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? टोक्यो, जापान, मनीला, फिलीपींस, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, न्यू वेलिंगटन, दक्षिण अफ्रीका? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 न्यू वेलिंगटन आपके दक्षिण अफ्रीका की राजधानी न होकर किसकी राजधानी है? आपकी न्यूजीलैंड की राजधानी है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारतीय हत्या दिवस संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून, 25 जून, 5 जून या फिर 11 जुलाई? तो देखिए यहाँ पे संविधान हत्या दिवस की बात की जा रही है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 प्रत्येक 25 जून को भारतीय संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2024 में इसकी घोषणा की गई थी। जबकि 21 जून को क्या मनाते हैं? तो आपका योगा डे है 21 जून को। 5 जून को आपका एनवायरनमेंट डे है। 11 जुलाई को आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे।
अब बात करते हैं सर 25 जून को ही हम संविधान हत्या दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि आपकी जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी आपके भारत की, उस समय उन्होंने इलीगल तरीके से संविधान यानी आपका राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था आपका 25 जून 1975 में। इस डेट को आपको याद रखना ही रखना है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2, 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इलीगल तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, इसलिए मोदी सरकार ने उस दिन को रिमेंबर करने के लिए संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है 25 जून को। गणतंत्र दिवस 2025 के सम्मेलन में प्रथम स्थान किस राज्य की झांकी ने प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या फिर उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे गणतंत्र दिवस की बात की जा रही है, और गणतंत्र दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो प्रत्येक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस अपना सेलिब्रेट करते हैं। एक पॉइंट ये है। दूसरी बात भी समझ लीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी को प्रथम स्थान दिया गया है और इसे ही पुरस्कृत किया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसका थीम क्या था, तो थीम था आपका महाकुंभ 2025। क्या था आपका, महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार आज के हमारे सेट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो हमने प्रैक्टिस सेट किया है ये लास्ट ईयर का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, इस चीज़ पे भी आप ध्यान देंगे। ये आपका 2022 में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, उसमें से आपके 40 क्वेश्चन एज इट इज़ वही रखे गए हैं लास्ट ईयर वाले, और 10 क्वेश्चन को हमने अपने इनपुट से ऐड किया है, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं उसी पैटर्न के हमने 10 क्वेश्चन को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया है, क्योंकि लास्ट ईयर में जो 2022 में पूछे गए हैं वो करंट अफेयर्स तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसलिए हमने 40 क्वेश्चन जो जीएस के वो आए हैं वो ऐड किए हैं, 10 क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से पुट ऑन किए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 6 से 7 सितंबर को होने वाला है, इसलिए जितने भी प्रैक्टिस सेट पेपर आपके आए हैं 2021 में, 2022 में, 2023 में, उन सभी को हम कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। उस समय से हमसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज आपकी 2 तारीख है, आपके पास 3, 4 और 5 3 दिन का समय है। उसमें हम आपको जितने भी लास्ट ईयर में 2021, 22, 23 में आपके लगभग 8 प्रैक्टिस सेट पेपर हम कराने वाले हैं, जो कि अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।